एक असमाप्त कथा की श्रृंखला में आप सबों के बीच पेश है रमा सिंह की एक और कहानी, ग्रीस। कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। मौन, चुपचाप खड़े किसी की राह देखने से अशोक के कतारबद्ध वृक्ष, दीवारों से लगे ग्लाइडोलाई और रजनीगंधा के खिले रंग बिरंगे फूलों के रूप रंग और गंध की वर्णमाला तो रजनीश अंकल ने ही पहल माँ को सिखाई और फिर माँ से उसने सीखी। अक्सर फूलों को देखते ही रजनीश अंकल के ख्याल के टिंज से मन रंग जाया करता था। उनका तस्वुर चौकोर लॉन की हरी घास की चादर पर पसरी धूप सा मन में उतरने लगा। वह उनके ख्याल को जैसे वही उन्हीं फूलों के आंगन में छोड़ अपनी आंखें मोड़कर खिड़की के पास से हट गया। अब उसने कमरे में चारों ओर अपनी आंखें बिछा ली थी। रेक पर सजी किताबों पर कितनी धूल है, वह उनकी धूल झाड़ने लगा। किताबों के धूल झाड़ते पापा के नाम उसकी वह चिट्ठी मिली थी। लिखी हुई तो उसी की थी, लेकिन चिट्ठी पढ़ते हुए वह सोचने लगा, पापा के साथ गुजरी ऐसी भी कोई शाम थी क्या जिसका उसने उस चिट्ठी में जिक्र किया था। याद नहीं आ रहा। अभी उन पंक्तियों को पढ़ते हुए जैसे फ्लैश में वह घटना भी नहीं, वह शाम, वह वक्त बिजली की तरह स्मृति में कौंध गई। उसे अच्छी तरह याद है, चिट्ठी लिखते वक्त वह घटना एक लौ सी मन में जली और फिर बुझ गई। शायद इसीलिए ही चिट्ठी के बाद की पंक्तियां उसकी पढ़ाई और दिनचर्या से संबंधित होकर पापा की नजरों में उसके लिए ढाल का काम कर गई। उसने चिट्ठी मोड़कर फिर से किताब के उन्हीं पन्नों में रख दी थी। बाकी की किताबों पर पड़ी धूल को एकटक देखता रहा। धूल जैसे किताबों की पहचान को ढकना चाह रही हो। यादें भी तो समय से मध्यम भले पड़ जाए, किंतु खत्म कहाँ हो पाती है। वे तो कभी पारस ऋतु के नीरव बादलों में छिपे सूर्य के रश्मि पुंज से यदा कदा स्मृति पटल पर उजास सी बिछ जाती है, तो कभी दीवारों पर पानी की रिसाव के बदशक्ल धब्बे सी उसके जहन में तर्ज नजर आती है। बचपन में रटाए गए कखारे की तरह वैसे के वैसे दिन, समय, क्षण, सब कुछ कितना साफ, कितना सही। उस समय वह 5 या 7 साल का रहा होगा। उसी समय की यादों के चंद कतरे थे जो पता नहीं क्यों यकायक स्मृति पटल पर टपक कर विलीन हो गए। तब से लेकर उसके जवान होने की उम्र तक ढेर सारे सत्रों में बिखरे अनेक दिन, लेकिन सभी सत्रे जैसे माँ की कही अनकही बातें संदर्भों से भरी पड़ी थी। पापा के हिस्से के पृष्ठ तो बस कोरे के कोरे ही रह गए थे, जैसे अपने संदर्भ को उन्होंने खुद सफ़ेद स्याही से सफ़ेद कागज पर लिख दिया हो। स्मृति का अनचाहा ज्वार कभी उमगता भी तो मन को खारे पानी से ही भिगा पाता। इंजीनियरिंग का वह 3रा साल था। सभी के माता पिता कई बार अपने बेटों से मिलने इसने दूर के कॉलेज में आ चुके थे। उसकी मम्मी भी कई बार ऑफिस से छुट्टी लेकर आना चाहती थी, लेकिन उसकी जिद की पापा के साथ ही आओ, जैसे औरों के आते हैं। बस हर बार प्रोग्राम बनता, मगर एक संग का उसका मुहूर्त बन ही नहीं पाया। शायद इतने दिनों तक साथ रहना, हंसने बोलने का अभिनय करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था, और किसी न किसी बहाने उनके आने की तारीख टलती ही चली गई। इस बार मम्मी ने बड़े ही भरोसे से लिखा था कि वह जरूर आएगी, और उसकी इच्छा अनुसार पापा के साथ ही। वह बहुत खुश था। कई प्रोग्राम बना डाले थे। पर्यटन गाइड से आसपास के कई दर्शनीय स्थानों को टिक कर चुका था। इन जगहों का चुनाव करते सारे वक्त मम्मी की पसंद की धुन उसके मन में समाई रही। उसके हंसते खुशी से खिले मन ने पापा के लिए एक ऐसा पब भी चुन रखा था जहाँ एक बड़े, बहुत ही बड़े से शीशे के जार में कोल्ड बियर भरकर सर्व की जाती थी। छूट थी, विजिटर उसी कीमत पर जितनी चाहे पिए। वह पब वहां जाने वाले टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र था। उस समय के उत्साह में वह यह भी भूल गया था
कि पापा की ड्रिंकिंग हमेशा से उसके लिए असहनीय चुभन रही है कि तभी मम्मी का फ़ोन आया था। पापा को समय नहीं है, यदि वह कहे तो उसकी माँ अकेले आ सकती है। उसने माँ को आने से मना कर दिया। उसके दिमाग की नसें तड़तड़ाने लगी थी। जी चाह रहा था गाइड से चुने सारे पर्यटन स्थलों को जला वतन कर दे। उसी भाव में बैठकर उस चिट्ठी को पापा के नाम उसने लिखकर पोस्ट कर दिया था। आज मानसून की पहली बारिश है। इसने बचपन की वह शाम याद दिला दी जब ऐसी ही उस मौसम की पहली बारिश वाली शाम को मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। आप आएंगे, फैंटम और कॉमिक्स पढ़कर सुनाएंगे। मैंने उस समय तक पढ़ना नहीं सीखा था। आप समय पर आ भी गए थे। पापा के रूप में आपकी वह एक स्मृति मन में समाई हुई है, बस वही एक स्मृति, वर्षा की पहली सुखद फुहार की तरह। उसे याद है उसने उसी दिन माँ को भी एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें अपना सारा आक्रोश और उसका बेटा होने का अपना दुर्भाग्य वह व्यक्त कर गया था। मन का ज्वार शांत होने पर उसे लगा कि पापा के साथ आना माँ के वश की बात तो थी नहीं। अभी हाल ही की तो बात है। वह न जाने कितनी देर से आंख लगाए खिड़की से बाहर का दृश्य देखता रहता था। हल्की बूंदाबांदी हुई थी। लैंप पोस्ट के झड़ती रोशनी में नहाई कर्टन कीपर की झालर पर ठहरी वर्षा की बूंदें झूल रही थी। हवा उसे धीरे धीरे जैसे पींगे दे रही थी। दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। देखा तो माँ थी। उसके साथ ही ठंडी हवा की एक लहर कमरे के भीतर आ गई। वह सिहर गया। माँ वही उसी के पास आकर बैठ गई। पापा उसी दिन अपना सबसे रोचक दृश्य मंचित कर चले गए थे। वहीं पीकर आ जाना, इधर उधर की अश्लील और उल जुलूल बातें करना, बीबी बेटे को मौन सब कुछ झेलते देखना, फिर घर में सबको नालायक और बेकार साबित कर चले जाना। अक्सर जैसा हुआ करता था उस रात भी घर का माहौल बजबजा रहा था। वह पहले की तरह आज भी उस घर की मनहूसियत का एक हिस्सा बना मौन चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। माँ अपने भीतर के उफनते आक्रोश पर संयम की मोटी चादर डाले शांत थी। चेहरे पर जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं कि भावों को ओढ़े मुस्कुराती हुई इधर उधर के अतीत और वर्तमान से चुन चुन कर ऐसे ऐसे प्रसंग सुना रही थी जिससे घर के माहौल में घुली उदासी खत्म हो जाए। ऐसे समय माँ की बातें, उनकी सारी कोशिशें अगरू सी सुवासित लगती, जिससे घर आंगन में धीमे धीमे सुगंध फैलने लगती और आसपास पसरा तनाव जैसे रिलीज होना शुरू हो जाता। किंतु ऐसे क्षणों में माँ का हाव भाव, उनका यह कठिन अभिनय देख उसके मन में कचौट होती थी। उन्हें जब तब यह सब दिखावा करना कितना मुश्किल, कितना कष्टकर होता होगा। पता नहीं यह सब करती हुई माँ उसे बहला फुसला रही थी या अपने आप को। उस शाम भी माँ उसके पास बैठी ऐसी ही किसी और के जीवन की हंसी खुशी के प्रसंग को उधार मांग लाई थी, उसे सुनाकर खुश करने के लिए। वह उन प्रसंगों को परे धकेलते हुई माँ से कह बैठा था, जानती हो माँ, मेरे मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है, एक उदासी। जीवन की हासिल सारी खुशियाँ पानी के बुलबुले की तरह उस डर भय के असहनीय ताप से विलीन होने लगती है। बस बच जाता है उदासी में धुला एक अनजाना डर। कितनी भी चहकने वाली हंसी खुशी की बात क्यों न घट जाए, ऐन उसी वक्त यह डर, यह उदासी मेरे मन की गहराई से तैर कर मेरे पूरे वजूद पर जैसे छा जाती है। माँ के नहीं चाहने पर भी उसके कथन से एक मौन सन्नाटा उनके बीच छा गया था। माँ की सारी निर्जीव चीज़ें भी जैसे ठहर गई थी। सिर्फ दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे भर हिल रहे थे। कुछ देर ऐसे ही समय उनसे होकर गुजरता रहा। सामने के आदमकद शीशे पर माँ बेटे दोनों की सूखी नजरें एक साथ आपस में टकराई थी। माँ ने आईने से अपनी आंखें हटा ली थी और उस भारी पड़ रही चुप्पी को दरकाते हुए कहा था,
अपने को मजबूत मनोबल का बनाओ, अब बच्चे नहीं रहे। नहीं माँ, शुरू से पापा का व्यवहार, घर में उनकी मनमानी, नहीं कुछ कर सकने की विवशता। जानती हो, कोई ऐसा क्षण याद नहीं आता जहाँ हम पापा के साथ हंस बोल रहे हों, मस्ती मार रहे हों, उन्हें अपनी बात बतला रहे हों, वह उसमें हिस्सा ले रहे हों। नहीं चाहने पर भी दिल की अतल गहराई में छिपी वेदना के भाव माँ की आंखों में उभर आए थे, जैसे माँ ने उससे मन की बसी उन सब बातों को भी जान लिया हो जैसे वह भी नहीं जानता। और फिर तत्काल अपने मनोभाव से उबरती एक कुशल अभिनेत्री सी हंसती हुई माँ ने उससे पूछा, और माँ के साथ जिए क्षणों का? वह भी अपनी बात से अनायास माँ को दुखी कर देखने से पछता रहा था। माँ की बातें सुनते ही उसने चेहरे पर बचपन की वह उलाहना भरी मुस्कान जैसे कहीं से उदित हो आई, जिसे देख माँ अक्सर गुस्से में भी मुस्कुरा उठती थी। तुम तो सुबह उठकर दांत साफ किया कि नहीं से लेकर दूध पीने और बिस्तर पर जाने तक संग संग लगी मुझे परेशान करती रही। ऐसा कहते हुए उसके होठों के कोर में एक मुस्कान उभरी थी। माँ उसके इस उलाहने भरे व्यंग और मुस्कान को बचपन से सुनती देखती पहचान गई थी, जिसमें माँ के लिए छिपा अथाह प्यार ही हुआ करता था। वह निहाल हो गई थी। चेहरे के वे सारे संताप धुल गए थे। वह भी माँ की निजी संताप को उधेड़ देने के अपराध बोध से उबर गया था। यह माँ के टीसते जीवन की तिरकता थी, जिसे उन्होंने उससे भी छुपाकर अपने साथ बुनना जीना सीख लिया था। माँ का चेहरा उसके कथन से खिल उठा था, जैसे घर की सारी समस्याएं, सारे रिश्तों की गुत्थी इन बातों से सुलझ गई हो। ऐसे क्षणों में माँ का खुशी से दमकता चेहरा देख अक्सर उसे मिडनाइट लिली की याद हो आती थी। खिली खिली सफ़ेद गुलाबी टिंज पंखुड़ियों की कोरों में समाती, जो आधी रात को ही खिलती है, ताजगी और प्रफुल्लता से भरपूर। माँ को उसने कई रूपों में देखा है, शायद असंख्य, अनगिनत। अपने हर रूप में माँ जैसे किसी खुशी को छूना चाह रही हो और एक अनजाने भय से छू न पाती हो, जैसे हाथ की मुट्ठी में एक रोशनी बांधे जी रही हो और उसके तिरोहित होने के भय से किसी खुशी को छू न पाती हो। उनकी वह खुशी आकाश कुसुम सी जहां की तहां दूरियों में अटक कर रह जाती हो। उसे बार बार लगता माँ की मुट्ठी में बंधी रोशनी कहीं बह तो नहीं गई। पापा के साथ मम्मी का वर्षों पहले कानूनन डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन शायद उनके बीच एक मौन समझौता था, जिसके तहत पापा के घर आने को लेकर वह कभी कुछ नहीं बोलती थी। फिर भी उस समय उसकी समझ में नहीं आता था कि पापा खुद आखिर क्यों और किसके लिए अक्सर आ जाते हैं। पापा का आगमन उनके शांत और उदास ही सही जीवन में उफान मचा देता था। एक दिन ठीक रहते, उसे प्यार करते, माँ से उनका हालचाल पूछते, फिर दूसरे दिन से ही बात बात पर व्यंग, उपहास और न जाने क्या करते कि घर के हर प्राणी का जी उबने लगता। जैसे शांत जल में निर्भय तैरती मछलियों के लिए मछुआरा आ टपका हो। उनके जाने के बाद अक्सर लगता जैसे एक भयंकर आंधी आई हो, सहेजे समेटे सब कुछ को विछत कर वापस चली गई हो। ऐसे समय माँ जीप कटी किसी बंदिनी की तरह यातना शिविर में जीती हुई लगती, जिनका अवसाद कलमश धुतलाई शाम की तरह उनके चेहरे पर उतर आता और उनके डिंपल में छिपे हास्य को मलान कर देता। और यह सारा कुछ एक हलाल होते बकरी की छटपटाहट सा सीधे उसके चेतना में समा जाता। उस रात भी माँ उसे डाइनिंग टेबल पर खाना परोस रही थी। पापा अपना तमाशा दिखाकर सो चुके थे। उनके खराटे की आवाज़ उसके पास तक आ रही थी। खाना खाते हुए बीच में ही खाना रोककर वह माँ से बोला, चलो माँ, पोटाशियम शाइनाइड खाकर पापा कुछ और मैं और तुम सो जाते हैं। ऐसी लेजी जिंदगी से नहीं जीना,
कहीं बेहतर है। यह सुनते ही माँ के चेहरे की रंगत क्षण भर को सहम कर ठिठक गई थी। पनियाई आंखों में आश्चर्य मिश्रित भय की छाया तैरने लगी थी। फिर जैसे इन सब भावों में उबरकर उनकी आंखें धड़कने लगी हो क्रोधावेश से। पहली दफा उसने माँ को फुफकारते हुए सुना था, मुन्ना, यह सब क्या बकते रहते हो? अपने आप में संपूर्ण होना सीखो, किसी के भरोसे नहीं। और वह सोचता रहता था, क्या लाख कोशिशों करने पर भी, लाख मन और शरीर की ऊर्जा जुटाने पर भी माँ अपने आप में संपूर्ण हो सकी? माँ का यह क्रोध एक डर ही तो था, अपनी मुट्ठी में बांधे रोशनी में खो जाने का डर। ऐसा ही होता रहा। ऐसे ही भयभीत माहौल में वह जीता हुआ बड़ा हो रहा था। माँ ऑफिस में काम करती रहती थी। उन दिनों वह चौथी या पांचवी का विद्यार्थी रहा होगा। रजनीश अंकल अक्सर आया करते थे। उनके आने से माँ के चलने बोलने में एक खुशी की तरंग नजर आती, जैसे उनके भीतर की एक जवान औरत मचल कर आंखों में छलक आई खुशी में प्रतिबिंबित होती हो, फिर सहम कर माँ रूपी खोल में दुबक जाती हो। माँ को अंकल के साथ बातें करते, खिलखिलाकर हंसते देख अक्सर जुबली पार्क में चांदनी से नहाई चंपा के फूलों की याद आ जाती। ऐसे वक्त माँ का चंपई रंग और भी ज़्यादा गहरा होता जाता था। अंकल के आने से वह भी खुश हो जाया करता था। घर में एक मर्द का, पापा टाइप एक आदमी के अभाव का जो वैक्यूम बना रहता, वह भर जाया जाता था। रिश्तों की एक बहुत कुछ और समझने की उसकी यह उम्र नहीं थी, और जब समझ में आई तो जैसे उनके संग का, उस खुशी का वह अभ्यस्त हो चुका था। बचपन से माँ की खुशी में अनजाने अनचाहे वह भी शामिल हो जाया करता था। अंकल से उपजी वे सारी खुशियाँ उसके मन में एक अनोखे प्रकाश पुंज की उत्पत्ति करती, जिससे उसके भीतर का जज्ब घुप अंधेरा गायब हो जाता। अंकल छोटी मोटी उनकी दिनचर्या की परेशानी भी दूर कर दिया करते थे। एक दफ़ा कई दिनों से माँ खांस रही थी। रजनीश अंकल आए हुए थे। माँ को खांसते देखा तो अचानक यह कहकर बाहर चले गए थे कि अभी आया। कुछ देर बाद ही लौटे तो खांसी की दवा लेते आए थे। उस वक्त जहाँ अंकल उसे बड़े ही अच्छे लगे थे, वहीं उस छोटी उम्र में ही एक प्रतिध्वनित का भाव भी हल्के से कचोट गया था कि दवा लाने की बात उसे क्यों नहीं सूझी थी। एक शाम अचानक जब उसने अपने छोटे से ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तो उसकी दृष्टि ठहर गई थी क्षण भर को। दीवान पर बगल में बैठी माँ का हाथ अपने हाथ में लिए अंकल कुछ बोल रहे थे। वहीं ताजे गुलाबों का गुच्छा भी पड़ा था। ऐसे फूलों के गुच्छे जब भी रजनीश अंकल आते तो लिए आते थे। उन्हीं गुच्छों में से उसने ग्लाइडोलाई, रजनीगंधा जैसे फूलों का पहचान करना भी सीखा था। कभी कभी फूलदान में फूलों के गुच्छे को देखकर ही वह पूछ बैठता था, अंकल आए थे क्या? माँ हमेशा से हामी भरती अपने काम में लग जाती। उस शाम अचानक उसकी आड़ से माँ ने जल्दी से अपने हाथ खींच लिए, इतनी जल्दी और घबराहट में कि उनकी अंगुली गुलाब के कांटों से उलझकर बिंध गई। उनके मुंह से एक आह निकल गई थी। उस समय वह छोटा था, लेकिन वह दृश्य, माँ की घबराई वह छवि उसकी स्मृति में ऐसे गूंथ गई कि वह दृश्य जब तक उसकी नज़रों में गुजर जाता और वह माँ की सोच में घंटों विचरता बैठा रह जाता। उस शाम उसकी ठहरी चकित आंखों को माँ की नज़रों ने जैसे चोरी करते पकड़ लिया था। माँ के चेहरे पर कई दिनों तक चुप्पी चिपकी रही थी। वह उन दिनों कुछ समझने की उम्र में तो नहीं था, लेकिन उसे इतना जरूर लगा था कि शायद वह सब गलत था जिसे उसने देख लिया था। जब वह उम्र से समझदार हुआ तो लगने लगा था जैसे वर्षों से माँ एक दुविधा में जीती रही है, जैसे माँ में रजनीश अंकल को अपना लेने की हिम्मत नहीं हो। वह उतनी पुरानपंथी भी नहीं थी कि भाग्य का विधान मानकर अपने एकाकीपन को स्वीकार कर लेती।
पति को परमेश्वर और दूसरी शादी को पाप मानने जैसी बातों में निश्चय ही माँ का विश्वास नहीं था, तो माँ कहाँ आकर अटक गई थी। समाज की कई मान्यताओं की सराहना करते हुए नई मान्यताओं की सराहना करते हुए भी उसे स्वीकारने से भयभीत थी और पुराने संस्कारों की चोट मरमाहट मन से उसे अस्वीकृत करने पर भी छोड़ नहीं पा रही थी। वह शायद समय की संधि काल में नहीं, किसी बिंदु पर अटक गई थी। कभी कभी कई दिनों तक जैसे निराशा से गुजरती वह बिस्तर पकड़ लेती, किसी से भी नहीं मिलती, बातें भी नहीं करती। वह अक्सर माँ को लेकर उलझन की मकर जाली में छटपटाता सोच का एक सिलसिला जीने लगता था। यदि माँ उस दुविधा से मुक्त हो पाती तो कितना सुखद होता, कम से कम उनके लिए। शायद इसी वजह से वह भीतर ही भीतर रिश्ते एक भय डर की चपेट में आता जा रहा था। तो क्या उसकी वजह से माँ, पापा, रजनीश अंकल और वह सभी माँ के कटघरे में खड़े मुजरिम थे। यदि वह नहीं होता तो शायद बात कुछ और होती और अपने ही विचारों में वह खुद एक अक्षम्य अपराधी के रूप में अवतरित होने लगता। बचपन से महसूस थी माँ के मन की घुटन, उनका असमंजस धीरे धीरे उसके स्वयं में समाता जा रहा था। उसे लगता ऐसी मनोदशा में शायद वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा। माँ की सोच, उनकी दुविधा, उनकी मौन उदासी उनकी शिराओं में, उसके रक्त में समाकर उफनती जा रही थी। दिमाग बेकाबू और शून्य होने लगा। कई तरह की बातें, अनेकों उद्वेग, द्वंद्व प्रतिद्वंद। वह विचलित होने लगता। माँ को खो देने का भय, उन्हें मुक्त कराने की हट, अनचिन्ह अनदेखे रिश्तों के स्वीकारने की व्यवस्था। उनका कंट्रोल अपने ही दिमाग पर हटने लगा। वह सतर्क हो सोचने लगा, यह भय है, यह डिप्रेशन है, यह पागलपन का सिम्टम तो नहीं जिसमें वह धंसता चला जा रहा है। ऐसी ही मन स्थिति में वह चल गया था एक मनोचिकित्सक के पास। उसकी जुबान से अपने मन की सारी उलझन तो नहीं बयां हो पाई थी, माँ को लेकर तो और भी नहीं। कभी कभी उसे खुद माँ के संबंध में वह सब सोचना कहीं से असंगत और अनुचित भी लगता था, लेकिन उसे इस तरह से माँ का सीढ़ी दर सीढ़ी उम्र की गहराई में मौन चुपचाप उतरते जाना भी तो विचलित कर देता था। मन को हलचल मथने लगी थी। उसने डॉक्टर से सिर्फ इतना भर कहा था, वह पढ़ नहीं पाता, उसका मन घर से दूर अशांत रहता है। लेकिन डॉक्टर रंगास्वामी ने जैसे बिना बताए भी शायद उसके मन में बहुत दूर तक झांक लिया था। उन्होंने उसके साथ हिप्नोटिज्म के जरिए कई बैठकें भी की। उसके बाद तो उसे लगा जैसे कहीं से नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा लिए वह गहरी नींद से जगा हो। सारी थकान मन की, शरीर की जैसे डॉक्टर स्वामी ने हर ली हो। वह पढ़ाई करने लगा था। उस साल इंजीनियरिंग के उसके सेशनल, प्रैक्टिकल और लैब वर्क में बड़े ही अच्छे अंक आए थे। घर की, मम्मी और पापा की, रजनीश अंकल की याद आती थी। उन संबंधों की धुंध मन में उतरती भी थी। अर्जित शक्ति मनोबल धुंधलाने भी लगते थे। लेकिन डॉक्टर स्वामी ने उसके अचेतन में ऐसे अनंत प्रबल प्रकाश भर दिए थे कि मन में छाई धुंध धीरे धीरे छटने लगी। वह अपनी संचित ऊर्जा से अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होने लगता। डॉक्टर स्वामी से मिलने के बाद पहली दफा गर्मी की छुट्टियों में वह घर आया हुआ था। घर जहाँ सिर्फ माँ रहती थी, जहाँ कभी कभार पापा उससे मिलने के बहाने विलन की तरह प्रकट हो जाया करते थे। अपना वही पुराना अभिनव, अपने अवगुणों के कॉम्प्लेक्स से भ्रमित आकर चले जाते थे और अक्सर लगता जाने के बाद पूछ रहे हो कैसा रहा। हाँ, यह वही घर था जहाँ कभी कभी रजनीश अंकल आया करते थे, जैसे तूफान पीड़ितों के लिए राहत पहुंचाने आए हों। इस दफा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया था। मौसी आई हुई थी। उसे देखते ही माँ ने ठिठोली की थी, अब तो दीदी तेरा बेटा जवान हो गया है, मूंछों वाला, चौड़ी छाती। अपनी खुशी दबाते हुए माँ ने मौसी से कहा था, नजर मत लगा मेरे बेटे को, पहली दफा तो शरीर कुछ हरा भरा लग रहा है, खुश भी दिख रहा है, नहीं तो पता नहीं किस बात से मन ही मन घुलता रहता है।
वह हंसने लगा था। आंखों में माँ के लिए लाड उमड़ आया था। उस समय माँ ने उसे पूरी की पूरी सिर्फ माँ लगी थी, किसी और को भी कुछ भी नहीं। अनंत विस्तार में फैली माँ। वह घर आया था नई ऊर्जा लेकर, लेकिन पता नहीं इस घर में घुसते ही जैसे कोई जिन बैठा हो जो उसके सारे एहसास को दबोच लेता हो। मन में, शरीर में गांठ पर गांठ पड़ती चली गई हो। शरीर की अनगिनत महीनतर शिराओं में भी गांठें पड़ने लगती। वह उन गांठों का कसाव जब सह नहीं पाता तो छुट्टी से पहले ही वापस चला जाता था। फिर से वह पढ़ाई लिखाई में लग जाता। सिर्फ माँ याद रह जाती। बाकी के संदर्भ जैसे धुंध में ओझल हो गए हों, नजर ही नहीं आते थे। भय, निराशा, सब कुछ पिघल जाता था। उसका घर आना साल में 2 बार से ज्यादा नहीं होता था, लेकिन हर बार माँ पहले से ज्यादा सिकुड़ी, ज्यादा दुबकी लगती, जैसे उम्र, समय, जज्बाती दर्द धीरे धीरे जल कुंभी की तरह उनके चंपई रंग को ढकते जा रहे हो। अब वह चाहे जितना भी किसी बात पर हंसती, चांदनी रात में खिली चंपा की याद नहीं आती। उनके हर डग में एक थकावट होती। आंखों के नीचे की मांसपेशियां बारिश में कहीं कहीं कट धस गई सी जमीन सी लगती। उनकी बड़ी बड़ी आंखों के नीचे कई लकीरें जैसे शीख से खिंच गई थी। अभी भी रजनीश अंकल आते, खासकर उसके आने पर तो जरूर वे ही आते। उसकी पसंद की काजू की बर्फी डब्बे में भर भर कर लाना कभी नहीं भूलते थे वे। उनके आने से घर आंगन जीवंत हो उठता था। अभी कहाँ कहाँ की बातों से सभी को उलझाए रखते। फूलों का गुच्छा लाना अभी भी नहीं भूले थे, लेकिन हमेशा से फौजी लहजे में खड़े होने के उनके अंदाज में शिथिलता थी। उनके झेहर बालों में काफी सफेदी आ गई थी, चेहरे में सिकुड़न भी। पता नहीं उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी। मूंछ अब उन्होंने रखना छोड़ दिया था। शायद सफेदी ज्यादा आ गई होगी। इस बार उनकी चाल ढाल, बातचीत, सभी पर उदासी की एक झीनी सी परत बिछी लगी थी। शायद अंकल अपने ऑस्ट्रेलिया जाने के फैसले से उदास थे। वह सोचने लगता, माँ, अंकल और वह रिश्ते की किस परिधि में धीरे धीरे समाहित होने जा रहे हैं। यदि माँ अंकल से उसके जन्म के पहले मिली होती तो शायद उसके मन में यह भ्रम भी पल सकता था कि कहीं वह अंकल का बेटा तो नहीं। लेकिन अंकल से जब माँ की पहली मुलाकात हुई थी, वह स्कूल जाने लगा था। उसे अपने ऊपर ग्लानि हो आई। वह कैसी कैसी बातें सोचने लगा था। अच्छा है उसके मन का चिंतन ऊहापोह माँ नहीं जान पाई, नहीं तो माँ को कितना बुरा लगता। उसका जवान बेटा कैसी कैसी बातें सोचता है उसके संबंध में। पापा अब नहीं के बराबर आते, खासकर तभी आते जब उसके आने की बात का उन्हें पता चलता। वह अक्सर माँ को उन्हें खबर देने को मना करता, खुद भी उन्हें अपने आने की सूचना नहीं देता। लेकिन घर आने के कुछ ही दिन गुजरते रजनीश अंकल उसके दोस्तों आकर मिलकर चले जाते तो पापा की याद कभी कभी उसे कचौटने लगती। उसे अपनी स्मृति में सिर्फ वही एक शाम याद आती, उस साल के मानसून ब्रेक की वह शाम। बारिश में मिट्टी की सौंधी गंध, शाम को कुछ ज्यादा ही गहराता अंधेरा। वह पापा के आने का इंतजार कर रहा था। कॉमिक्स पढ़कर वे उसे सुनाया करते थे। वह किताब खोले चित्रों को देख देख कर ललचा रहा था कि तभी पापा आए थे। उसे अपने भीगे रेनकोट में ही समेट लिया था। अपने भीगे एक हाथ से शरारती मुद्रा में उन्होंने माँ को भी समेटकर भिगो दिया था। वही एक शाम मन को फेनिल उर्मियों पर यदा कदा की स्मृति की उष्मा से असंख्य इंद्रधनुष रचने लगती थी। वह पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया था माँ के पास। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और दिन भर कलपुर्जों और मशीनों के साथ ही ड्यूटी पर रहना होता था। शाम को लौटता तो माँ नाश्ता तैयार कर उसका इंतजार करती होती। वह अपनी ड्यूटी में आकर हाथ में लगे ग्रीज को नल की धार में धो रहा था। माँ एक टक पानी की धार में बहते उस काले पदार्थ को देख पूछ रही थी, ये रोज रोज तुम्हारे हाथ इतने काले कैसे हो जाते हैं? ग्रीज है माँ, ग्रीज। मशीन को चालू और कारगर रखने के लिए ग्रीस लगानी पड़ती है। मशीन को चेक करते हुए लग जाती है। कहते हुए उसे लगा जीवन
और रिश्तों में भी ग्रीस जैसी ही किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसके अभाव में जैसे माँ थम गई है, वह झुलस गया है। वह एक अलग ही ढंग के द्वंद्व में उलझ गया था कि माँ की बातों से उसका ध्यान बटा। अच्छा, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। वह हंसने लगा। हाथी जितनी बड़ी, इन कमरों जितनी बड़ी माँ, अब तो तुम जरूर चाहोगी। हाथी जितनी बड़ी, इस कमरे जितनी बड़ी माँ, अब तो तुम जरूर चाहोगी उन मशीनों को छूकर देखना। जरूर ही, है ना? माँ चोरी पकड़ी जानी जैसे भाव से हंसने लगी थी। दरअसल माँ की शुरू से आदत थी किसी भी चीज को अच्छी बुरी अपने हाथों से छूकर जरूर ही देखती थी, चाहे वह फल फूल हो या खाने पहनने की या घर सजाने की चीजें, कुछ भी कैसा भी। बगीचे के पेड़ पौधों को भी दिन में एक बार कम से कम अपने हाथों से जरूर छूकर देखती थी, जैसे सिर्फ देखना किसी चीज के अधूरेपन का एहसास हो और छूना संपूर्णता का। तभी, शायद तभी, माँ ने पापा के मन में अपने लिए उपेक्षा और घृणा के भावों को छूकर जान लिया था। अंकल के मन के अथाह प्यार को भी, जो सिर्फ उनके नाम की धरोहर बनकर रह गया था। उसके मन के भय और कुंठा को भी उन्होंने शायद अपनी अंगुलियों के अदृश्य स्पर्श से ही जाना था। तभी शायद चाहते हुए भी वर्तमान के सुख को भोग नहीं पा रही थी और विगत के रिश्तों को भी तोड़ नहीं पा रही थी। शायद उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा स्पर्श कर लिया था जो प्राप्ति और मुक्ति के परे था, या फिर वैसा ही कुछ जो संवेदना के कोमलतम तंतुओं से बना हो। कभी कभी शांत जल में चांद नहीं, चांद की परछाई सा माँ का बिंब उसकी सोच में उभरता, जैसे जल को छू भर देने से परछाई लुप्त हो जाएगी। एक दिन अचानक माँ की कॉलेज के दिनों की तस्वीर देखते हुए वह सोच में पड़ गया, तो क्या माँ की यह जिंदगी व्यर्थ चली गई? अतृप्त, अशांत, अपनी सोच, मन की उलझन के संतरास से घायल वह बैठा हुआ था। माँ उसे अकेले गुमसुम देखकर उसके पास ही आकर बैठ गई थी। माँ, जब मैं होने वाला था तो तुमने एबॉर्शन क्यों नहीं करवा लिया? जीने की इस विवशता से तो छुटकारा मिलता। माँ अवाक, हतप्रभ, उसे टकटकी लगाए देखती रही। माँ का जड़ बना चेहरा देखकर वह उठकर बाहर जाने लगा। उसे लगा शायद माँ कुछ कह रही है। मुड़कर देखा तो माँ वैसे ही अवाक चुप थी। माँ उसे एक अनुत्तरित प्रश्न चिन्ह सी लगी। वह कमरे से फौरन बाहर निकल आया।